नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो चुके वीडियो वॉर का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत ने पाकिस्तान की चौकियों को सिर्फ 24 सेकंड में बर्बाद करके उसका एक वीडियो कल पूरे देश के साथ शेयर किया था। यह वीडियो आपने भी देखा होगा और वो वीडियो सीधा अपने निशाने पर जाकर लगा है। पाकिस्तान बहुत बेचैन है और उसने भारत के सच्चे वीडियोस का मुकाबला करने के लिए अब अपने झूठे वीडियो बाजार में उतार दिए हैं। भारत के 24 सेकंड के वीडियो के जवाब में पाकिस्तान ने 88 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 35 कट्स हैं और इसमें किसी तरह की आवाज भी नहीं है, यानी ये एक बिना ऑडियो का वीडियो है। और तो और पाकिस्तान के इस वीडियो से मिलता जुलता एक हिस्सा यूट्यूब पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है, यानी पाकिस्तान अपने पुराने वीडियो को एडिट करके उसे सजा संवार कर नई डेट के साथ यानी नई तारीख के साथ पेश कर रहा है और भारत पर आरोप लगा रहा है। आज हमारी टीम ने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से स्कैन किया, दिन भर इस पर रिसर्च किया और हम इस वीडियो में मौजूद पाकिस्तान के सारे झूठ पकड़कर उन्हें आपके सामने आज पेश करेंगे। इस वीडियो की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान ने यह वीडियो भारत द्वारा वीडियो जारी किए जाने के कुछ घंटों के बाद पेश किया। आज सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो भारत के वीडियो का इंतजार कर रहा था? इसके साथ ही हम उन नेताओं की भी आज खबर लेंगे जो मेजर गोगोई को फांसी देने की वकालत कर रहे हैं। अलगाववाद की माचिस से देश को जलाने वाले लोगों को यह विशेषण देखकर आज गहरा झटका लगेगा। इसके अलावा आज मैंने लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू से कई बड़ी बातें और कई महत्वपूर्ण संकेत निकलकर सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में अपने 66 दिन के शुरुआती कार्यकाल का हिसाब किताब दिया है और उस फॉर्मूले के बारे में बताया है जिसके जरिए योगी पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने का सपना देख रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने राम मंदिर से लेकर सहारनपुर के दंगों तक हर विषय पर बात की है और सहारनपुर में साजिश वाले एंगल की तरफ भी इशारा किया है। हमने इस बड़े इंटरव्यू के सभी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स आज आपके लिए निकाले हैं और आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। किसी भी देश के लोग कितने संवेदनशील हैं, इसका पता मुसीबत के वक्त चलता है। सोमवार की रात ब्रिटेन के सामने भी एक ऐसी ही मुसीबत आई थी जब मैनचेस्टर में एक कॉन्सर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस फिदायीन हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, लेकिन हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु सिर्फ यह धमाका नहीं है। हमने इस आतंकवादी हमले का सामना करने वाली संवेदनशीलता का एक डीएनए टेस्ट किया है। इस हमले के बाद जिस तरह से मैनचेस्टर के लोगों ने पीड़ितों और घायलों की मदद की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। बहुत सारे भारतीय लोगों ने भी इस हमले के बाद दूसरों की मदद करने की शानदार मिसाल पेश की है। हमें लगता है कि संवेदनशीलता की ये कहानियां आज आपके सामने भी आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सहारनपुर की हिंसा के पीछे साजिश है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंसा के पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा जल्द होगा। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई रिमोट कंट्रोल है। हो सकता है आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इसके पीछे हैं। देखिए, ये तो सार्वजनिक है, हर व्यक्ति जान रहा है कौन इसके पीछे है और बहुत जल्दी हम इसको उद्घाटित भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर पर बातचीत का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत कर नतीजा निकालना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये देश की जन भावनाएं हैं, लेकिन न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार ही इसमें पार्टी है। हमने दोनों से कहा कि भाई आप लोग बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि वो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। सहारनपुर में हिंसा रोकने में नाकामी को लेकर यूपी सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। सरकार ने सहारनपुर के डीएम एनपी सिंह और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को निलंबित कर दिया है, जबकि डीआईजी और कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। सहारनपुर में कल एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी। सरकार ने मृतक के परिवार को 15 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रमुख सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्र समेत कई बड़े अधिकारी सहारनपुर में कैंप कर रहे हैं। मुआवजा जो है 15 लाख रुपया, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसको 15 लाख रुपए का ऐलान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कर दिया गया है और उसको वितरित भी कर दिया गया है।
शेष जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। वो यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को हिंसा पर रिपोर्ट भेज दी है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किसी भी हालात को लेकर कार्रवाई पर आखिरी फैसला सेना का होगा, इसमें किसी नेता का दखल नहीं हो सकता। रक्षा मंत्री का जवाब पत्थरबाज को जीप से बांधने के मेजर नितिन लितुल गोगोई के फैसले को लेकर अहम माना जा रहा है। Military solutions are to be provided by military officers, not through comments of politicians. How a situation is to be dealt with when you are in a warlike zone, we should allow our army officers to take a decision. They don't have to consult members of parliament as to what they should do under these circumstances. मेजर नितिन गोगोई को लेकर राजनीति अब भी जारी है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग ने मेजर गोगोई के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें सम्मान की जगह फांसी देने की मांग की। ये रेडिक्यूलस है, ये शेमफुल है। चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए कि क्या ये सही है जो उसको अवार्ड दिया गया, उसको फांसी के तख्ते पर उठाना चाहिए, फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। पाकिस्तान ने फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ सोहेल अमान ने कहा है कि भारत को ऐसा जवाब देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने आज सियाचिन ग्लेशियर के पास उड़ान भरी। इनमें से एक लड़ाकू विमान को खुद पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ सोहेल अमान उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर से सटे सभी फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस एक्टिव कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कुछ ही दिन पहले रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना, ISI और लश्कर के बीच बैठक हुई। बैठक में कश्मीरी अलगाववादियों को दी जाने वाली फंडिंग और घुसपैठ को तेज करने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारतीय पोस्ट को तबाह करने वाले पाकिस्तानी सेना के वीडियो को सेना ने फर्जी बताया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैन्य चौकियों की दीवारें इतनी मोटी थी कि उन्हें इस तरह से नहीं उड़ाया जा सकता है। 86 सेकंड के इस पाकिस्तानी वीडियो में 35 बार काट छांट की गई है। वीडियो में स्पेशल इफेक्ट भी लगाए गए हैं जो इसके फर्जी होने के सबूत हैं। भारत ने कल पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने वाला वीडियो जारी किया था। इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने कुछ ही घंटे बाद ये फर्जी वीडियो जारी किया था। नौगांव में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए 3 जवानों का अंतिम संस्कार आज हिमाचल प्रदेश के सोलन में किया गया। फर्स्ट गोरखा राइफल की 4थी बटालियन के हवलदार गिरीश गुरुंग, गोरखा राइफल के हवलदार डमर बहादुर और राइफलमैन रबिन शर्मा शहीद हो गए थे। तीनों जवान मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे और सुबाथू के 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से सेना में भर्ती हुए थे। इसी ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकवादी भी मारे गए थे। आयकर विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को नोटिस भेजा है। ये नोटिस 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में दिया गया। इससे पहले मंगलवार को मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने के बाद मीसा और शैलेश को नोटिस भेजा है। मीसा भारती और लालू जी को तो ये बताना चाहिए कि आखिर मिशेल पैकर्स के पास जो फैक्ट्री, जो कंपनी बंद हो गई थी, अगर उसके 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में सुरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन की शालिनी होल्डिंग ने क्यों खरीदा, कैसे खरीदा? आयकर विभाग ने आज 400 से ज्यादा बेनामी सौदों की पहचान करने की बात कही है। आयकर विभाग के मुताबिक बेनामी कानून के तहत कुल 240 से ज्यादा मामलों में 600 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। सोनू ने ये फैसला गायक अभिजीत के समर्थन में लिया है। ट्विटर ने अभिजीत का अकाउंट एक आपत्तिजनक कमेंट पर सस्पेंड कर दिया था। सोनू ने अकाउंट डिलीट करने से पहले ट्विटर पर लगातार 24 कमेंट किए। उन्होंने लिखा, मैं ट्विटर को छोड़ने जा रहा हूँ। मेरे करीब 70 लाख फॉलोअर्स इससे निराश और गुस्सा होंगे, लेकिन कुछ लोग इससे खुश भी होंगे। आप सोए हुए को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगा सकते। मैं उस जगह से रिश्ता नहीं रखता जहाँ कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मेरे खिलाफ फतवे पर आंखें बंद कर लेते हैं। अभिजीत ने अरुंधति राय पर बीजेपी सांसद परेश रावल के ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिस पर काफी विवाद खड़ा हुआ था। सोनू निगम पिछले दिनों लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर अपने ट्वीट से विवादों में रह चुके हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कोई ऐसी बात
किसी महिला के लिए ना कहें जो अभद्र भाषा से लेस हो। मुझे लगता है कि ट्विटर ने एक सही फैसला किया है उस हैंडल को सस्पेंड करके, क्योंकि उसमें जिस तरह की बातें कही गई थी वो बहुत ही गंदी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला उज़्मा को देश लौटने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उज़्मा को वाघा बॉर्डर तक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारत लौटने की पिटीशन दायर की थी। उज़्मा जी ने भी मुझे बुला के काफी अच्छी तरह मुझे समझाया था और अच्छी तसल्ली दी थी, और आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने पूरी कोशिश करके मेरी बहन को इंडिया वापस लाने के लिए बहुत हेल्प करी है। उज़्मा से एक पाकिस्तानी नागरिक ने जबरदस्ती शादी कर ली थी। उसने पिछले दिनों भारतीय उच्चायोग में पनाह ली थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। करीब 30 किलोमीटर की इस परियोजना पर 5,503 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई और फैसले लिए हैं। असम के कामरूप में एम्स अस्पताल बनेगा। विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB को खत्म करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली का जनपद होटल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को दिया जाएगा। होटल का इस्तेमाल सरकारी दफ्तर के तौर पर किया जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद में घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गन्ने का समर्थन मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 255 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। इसका ऐलान उन्होंने नेपाल के राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया। प्रचंड ने इस्तीफा CPN और नेपाली कांग्रेस में अगस्त 2016 में हुए समझौते के तहत दिया है। प्रचंड और शेर बहादुर देउवा के बीच बारी बारी से PM बनने पर सहमति बनी थी। समझौते में कहा गया था कि स्थानीय निकाय चुनाव तक प्रचंड PM रहेंगे, जबकि संसदीय चुनाव देउवा के नेतृत्व में होंगे। नेपाल में 2 दशक के बाद 14 मई को स्थानीय चुनाव हुए हैं। बतौर PM प्रचंड का दूसरा कार्यकाल सिर्फ 9 महीने रहा। देउबा के PM बनने तक वो कार्यवाहक PM रहेंगे। नेपाली कांग्रेस के रिश्ते भारत के साथ बड़े अच्छे रहे हमेशा। शुरू से चीन की उपस्थिति वहाँ बहुत बढ़ गई है। हर एक हफ्ता कोई न कोई आता है चीन से, कोई डेलीगेशन। अब बैलेंस कर सकेंगे अभी देखना पड़ेगा। स्टार फुटबॉलर मेसी को टैक्स धोखाधड़ी के मामले में स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी करार दिया है। मेसी और उनके पिता को 21 महीने के लिए जेल जाना होगा। दोनों पर कोर्ट ने करीब 41 लाख डॉलर का जुर्माना भी बरकरार रखा है। मेसी पर 2007 से 2009 के बीच की कमाई को दूसरे देशों में रखने और टैक्स न चुकाने का आरोप है। मेसी की दलील थी कि उन्होंने अपनी कमाई का मैनेजमेंट पूरी तरह पिता पर छोड़ रखा था। अर्जेंटीना में जन्मे मेसी ने 2005 में स्पेन की नागरिकता ले ली थी।